टू माय चैनल इजी टू लर्न 2.1। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर फर्स्ट। फ्रेंड्स, हमने स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सभी लेवल्स को मर्ज करके इजीएस्ट वे में लेक्चर तैयार किया है। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोर्स आसान तरीके से कंप्लीट करने के बाद हम लाइव क्लासेस के द्वारा आपको डीपली समझाएंगे। तो अतः आपसे अपेक्षा है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे हम आपकी मोस्टली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर फर्स्ट। तो लेक्चर फर्स्ट में आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सर्वप्रथम इसमें हम पढ़ेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के जितने भी वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको ता मिलेगा, ता है और ती है, ते हैं और ताहू, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम स्कूल जाता है। इस सेंटेंस में सबसे लास्ट में क्या है? ता है। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसी प्रकार मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में क्या है? ताहू। तो ये भी सेंटेंस भी कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। फ्रेंड्स, किसी भी टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें जानने की आवश्यकता होती है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। डू का प्रयोग आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में वी है, यू, दे, चिल्ड्रंस आदि, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, डज। डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही, सी, इट इत्यादि, या राम, श्याम, किसी का नाम भी हो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। इस हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने के लिए एक बात हमें स्पेशली ध्यान रखनी होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट नोट है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना होगा कि इस टेंस के जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसमें जो वर्ब आएगी उस वर्ब की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आयुष फुटबॉल खेलता है। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को बना करके हम सबसे पहले देखते हैं। आयुष फुटबॉल खेलता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें जानने की आवश्यकता होती है कि इसमें वर्ब क्या है। तो फ्रेंड्स, वर्ब होती है क्रिया अर्थात कार्य। इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है, कोई बताएगा? इस सेंटेंस में खेलना यही कार्य है। क्या कार्य हो रहा है? खेला जा रहा है। तो इसमें इसी वर्ब के माध्यम से हम सब्जेक्ट भी पता लगा लेंगे और ऑब्जेक्ट भी पता लगा लेंगे। उसका तरीका क्या है? खेलने में हम अगर कौन लगा दें, कौन खेल रहा है, खेलने से पहले अगर हम कौन लगा दें कि कौन खेल रहा है तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे कौन खेल रहा है? आयुष खेल रहा है। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इसी प्रकार खेलने के बाद हम अगर क्या लगा दें कि क्या खेल रहा है तो इसका आंसर आएगा फुटबॉल खेल रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल हुआ। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आयुष। सबसे पहले सब्जेक्ट आया है आयुष, फिर इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें खेलना। खेलने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? प्ले। प्ले में एस लग जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आयुष प्लेज।
अब इसके बाद वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फुटबॉल। तो आयुष प्लेज फुटबॉल। सेकंड सेंटेंस, आयुष फुटबॉल नहीं खेलता है। इसी को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करके बनाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले सेंटेंस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा गया था। अब ऊपर हमने लिखा था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ होता है। तो ये सेकंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग जो मेन वर्ब है उससे पहले डू या डज का हम प्रयोग करेंगे नोट लगा करके। तो आयुष फुटबॉल नहीं खेलता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आयुष डज नॉट प्ले फुटबॉल। तीसरा सेंटेंस देखिए, इसी को कन्वर्ट करके बनाया है, क्या आयुष फुटबॉल खेलता है। तो फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और एक वो वाक्य होते हैं जिसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आता है। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने केवल पहला जो फर्स्ट टाइप होता है आपको वो हमने यहाँ पर शो किया है। तो ये क्या से शुरू हो रहा है, तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट क्या है? आयुष है। आयुष एक वचन करता है अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने डज लिखा, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्ले। इसमें एस नहीं लगेगा, वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ लगता है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? फुटबॉल। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ डज आयुष प्ले फुटबॉल। अब इसमें एक नोट है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामान्य सत्य, सिंपल ट्रूथ, सर्वविदित सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत बताने वाले कार्य, हैबिचुअल एक्शंस भी इसी टेंस से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गंगा गंगोत्री से निकलती है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द गंगा बिगिंस फ्रॉम गंगोत्री। या इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, द गंगा इमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री। सेकंड सेंटेंस, कुत्ते भौंका करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है, कुत्तों की आदत है, कुत्ते भौंकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम डॉग्स बार्क। डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ बार्क में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो इसके बाद आइए अब हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक बार फिर से बता दें कि एस या ईएस केवल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट या आई के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अभी एस या ईएस लगाने से पहले हमें जानना जरूरी है कि एस या ईएस कौन कौन सी वर्ब के साथ जोड़ा जाता है। तो मुख्यतः जिन वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस या कॉन्सोनेंट के साथ वाई आया हो, उनके साथ ईएस और बाकी सभी वर्ब्स के साथ एस जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गो के लास्ट में क्या है? ओ है, तो इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, ऊपर जो लिखा है रूल उसके अकॉर्डिंग। सेकंड है वॉश में क्या आया है? एस एच आया है, तो इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, ये हो जाएगा वॉशेज। नेक्स्ट टीच में सी एच आया है, इसमें भी ईएस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा टीचेज। क्रॉस में डबल एस आया लास्ट में, तो इसमें भी ईएस जुड़ेगा, ये हो जाएगा क्रॉसेज।
अब नेक्स्ट है क्राई। क्राई में क्या है, ना तो ओ आया है, SH, CH या SS इनमें से कुछ भी नहीं आया है। इसमें क्या है, Y आया है लास्ट में, और Y से पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें Y को हटा देंगे, और R जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम Y को हटा देंगे, और Y को हटाने के बाद इसकी जगह पर हम IES लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्राइज। तो ऐसी कंडीशन में जो हमने ऊपर बताया है, ऐसी कंडीशन में हम अगर Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आया हो तो हम Y को हटा करके IES जोड़ देते हैं, और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट ना आ करके कोई वोवेल आया हो तब हम Y को नहीं हटाते हैं और सिंपली S उसमें जोड़ देते हैं। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए जो सॉल्व करके दी है हमने। फर्स्ट सेंटेंस है, सुधा स्कूल जाती है। सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि इसमें कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या है। कार्य ही क्रिया होती है, इसमें जाना क्रिया है हमारी। सबसे पहले हमने इसमें क्रिया जान ली। इसके बाद हमने बताया था कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। इसके लिए हमने तरीका बताया ऊपर। क्या तरीका है, वर्ब से पहले हम कौन लगा लेंगे, कौन जाता है, कौन जाता है, तो आंसर आया है सुधा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ब के बाद में हम कहाँ लगा देंगे, कहाँ जाती है, स्कूल जाती है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम ऊपर फॉर्मूले पर जाएंगे। ये दिया है कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाएगा, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। सुधा स्कूल जाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ऊपर दिए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सुधा। इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना। जाने को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, गो। अब इसमें एस या ईएस लगाएं या ना लगाएं, इसको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सुधा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसमें जो हमारी वर्ब है इसमें हम एस या ईएस जोड़ सकते हैं, और अगर ये प्लूरल या आई होता तो हम इसमें एस या ईएस नहीं जोड़ सकते थे। तो अब हमारी क्रिया है गो। अब हमें जानने की आवश्यकता है कि अब हम इसमें एस जोड़ें या ईएस जोड़ें। तो इसके लिए हम इसके लास्ट में देखेंगे क्या आया है, ओ आया है। ऊपर आपको नोट में दिखाया गया है कि अगर लास्ट में ओ हो, एस ओ एस एच सी एच डबल एस, या वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं और बाकी सब जगह हम एस लगाते हैं। तो यहाँ लास्ट में हो आया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ईएस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में हमारा कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। तो हम कहीं भी जाने से पहले अगर हम कहीं को जा रहे होते हैं गो के बाद, तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ जा रही है सुधा, स्कूल जा रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू स्कूल। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ सुधा गोज टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस, वह गीत गाती है। इसमें क्या कार्य हो रहा है, क्रिया क्या है, गाना, गाया जा रहा है। गाने की अंग्रेजी होती है सिंग। तो हम सब्जेक्ट पता करेंगे सबसे पहले क्या है इसमें, क्या कौन गा रहा है, वह गा रही है। तो वह इसमें सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। तो इसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस जरूर जोड़ेंगे ऊपर दी गई कंडीशंस के अनुसार। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया हमारा वह को हम अंग्रेजी में लिखेंगे शी। इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग। अब
इसमें देखेंगे हम सिंग में हम एस लगाएं या ई एस लगाएं। लास्ट में क्या दिया है, इसमें जी दिया है, तो ना तो इसमें ओ है, ना डबल एस है, ना सी एच है, और ना ही लास्ट में वाई आया है जिससे पहले कि हमारा कोई कॉन्सोनेंट दिया हो। तो ऐसी कंडीशन कोई भी अप्लाई नहीं हो रही है इस पर, तो हम ऐसी कंडीशन में हैं या लगाएंगे एस। तो ये हो गया सी सिंग्स। अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम गीत गाने में हम क्या लगा देंगे, क्या गाती है, तो ये हमें आंसर मिलेगा गीत गाती है। गीत को हम बोलते हैं सॉन्ग। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ सी सिंग्स अ सॉन्ग। थर्ड सेंटेंस है मैं खेत जोतता हूँ, आई प्लो द फील्ड। इसको सही तरीके से बना करके दिखाते हैं और मतलब डीपली। इसमें सब्जेक्ट है मैं को बोलेंगे आई इंग्लिश में। इसके बाद वर्ब है जोतना, जोतने को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लो। अब हम इसमें एस लगाएं या ई एस लगाएं, क्या करें, इसका कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है आई। हमने बताया था ऊपर कि आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लो। अब मैं जोतता हूँ, अब क्या जोतता हूँ, खेत। इसकी ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा इसका द फील्ड। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई प्लो द फील्ड। फोर्थ सेंटेंस तुम झूठ बोलते हो। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है, केवल वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूँ ही लिख दी जाती है। तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट यू। इसके बाद बोलने को बोलते हैं टेल, तो टेल में एस एस नहीं लगेगा। और इसके बाद आता है झूठ, एल आई। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ यू टेल एल आई। यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि अगर हम सच बोलने को ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें लिखते हैं स्पीक द ट्रूथ, और झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई यूज होता है। फिफ्थ सेंटेंस देखिएगा, पक्षी गाते हैं, तो यह बनेगा द बर्ड्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा सिंपली द बर्ड्स सिंग। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये होमवर्क में आपके लिए 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इनको एक बार ज़रूर बनाने की कोशिश करना, और स्पेशली आप रिटिन में इसको बना करके देखना। भले ही आपसे आसानी से बन जाए, फिर भी अगर आप लिख करके आप उसको बनाए समझेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो डेली लेक्चर अटेंड करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।